हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका हम हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के तहत जो शिक्षण सूत्र काम में लिए जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। और ये शिक्षण सूत्र से संबंधित वीडियो ये अगले 10 मिनट में आपकी झोली में होगी। हर 10 मिनट की वीडियो दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, चाहे वह सिद्धांत से संबंधित हो, अधिगम से संबंधित हो, बुद्धि से संबंधित हो, स्वयंगात्मक विकास से संबंधित हो। अगर किसी प्रकार का आपके इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें पता चल सके हमारे दोस्तों, हमारे बहनों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और हम उससे संबंधित लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बना सके। शिक्षण सूत्रों का विचार कहाँ से आया? कमेनियस और हर्बर्ट स्पेसनर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाने लगा है। यानी जब इसके बारे में पूछा जाता है तो हमें हर्बर्ट स्पेसनर का नाम देना है कि शिक्षण सूत्रों का जो विचार है वो कहाँ से या किस मनोविज्ञान की विचारधारा से आया है। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, वे शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। ये शिक्षण सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसकी बार बार एग्जाम्स में चर्चा हो रही है। अब विभिन्न जो शिक्षण सूत्र जो मनोविज्ञान में काम में लिए जाते हैं, पहला है सरल से जटिल की ओर। छात्रों को सबसे पहले हमें सरल चीजों का अध्ययन कराना है जो उससे संबंधित हो, और फिर उसे हमें जटिल बातों की ओर ले जाना है जिसमें पाठ व विषय में उसकी रुचि व ध्यान लगा रहे, बना रहे। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक है। कौन सा? सरल से जटिल की ओर, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ में जटिल बातों को भी समझने लग जाता है, इसलिए बालक को सबसे पहले सरल फिर जटिल बातें बतानी चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले वे बातें बालक को बतानी है जो वह जानता है, यानी उसे ज्ञात है। फिर उस विषय वस्तु पर आना है जो बालक नहीं जानता है, क्योंकि नवीन तथ्य बच्चे के लिए बहुत कठिन होते हैं, इसलिए पहले ज्ञात फिर अज्ञात की ओर हमें आना। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय हमें प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं, तत्पश्चात उसी वर्ण से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी हमें करानी है ताकि बच्चा उसे जान सके। ये शिक्षण सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, शेषावस्था में बालक सूक्ष्म और अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता है, परंतु स्थूल मूर्त पदार्थों को वह सरलता से जान लेता है, क्योंकि वो उसके सामने होते हैं। मूर्त रूप से उन्हें वह देखता है, इसलिए वह उनके बारे में जानने लग जाता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों, वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास होता चला जाता है। अतः शिक्षक को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और उनकी सहायता से उसे सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए, ताकि वह बच्चा उन मूर्त वस्तुओं के माध्यम से अमूर्त वस्तुओं को जान सके। पूर्ण से अंश की ओर, यह शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद यानी अवयववाद के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, आपने गेस्टाल्टवाद को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर मात्र 10 मिनट में गेस्टाल्टवाद का वीडियो देखकर आप गेस्टाल्टवाद के बारे में जान सकते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप को देखते हैं, यानी गेस्टाल्टवादियों ने क्या माना है कि हम किसी वस्तु के पूर्ण रूप को देखते हैं और उसके पूर्ण रूप को ही हम जानते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर सर्वप्रथम वह उस वस्तु को पूर्ण रूप में देखता है, जानता और समझता है, और उसके विभिन्न अंगों अंशों को वह नहीं जानता है। यह हमने देखा है कि शेष अवस्था में बालक किन चीजों को जानता है? जो उसके सामने मूर्त होती हैं, यानी उसके मूर्त रूप को वह जानता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप को देखता है, वृक्ष को देख लेता है और जान लेता है कि ये वृक्ष है। उसके भागों के बारे में उसे अलग अलग जानकारी का पता नहीं होता है। शिक्षक को उसके पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि वह पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र के अनुसार शिक्षण कार्य करवा सके और वह बच्चा जान सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और हमें एक मोटिवेशन मिले। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इस शिक्षण सूत्र में छात्रों को सबसे पहले उसके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी देनी है, तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में बताना है जिन्हें वह नहीं देख सकता है। अतः शिक्षण के समय शिक्षकों को छात्रों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं की जानकारी देने से पहले हमें वो चीजें बतानी है जो बच्चे ने प्रत्यक्ष वस्तुएं, घटनाओं को देखा है। ऐसे ही उदाहरण हमें बच्चों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखें तो भाषा में चित्र पठन व अन्य विषयों में सहायक सामग्री चित्र
चार्ट, मॉडल, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। ये एग्जाम्पल हमें दोस्तों ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनके बारे में बार बार पूछा जा चुका है कि ये एग्जाम्पल कौन से शिक्षण सूत्र में काम में लिए जाते हैं, या इन उदाहरणों से संबंधित कौन सा शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब महत्वपूर्ण जो शिक्षण सूत्र हैं वो चल रहे हैं दोस्तों, जिनकी बार बार एग्जाम्स में चर्चा हुई है। विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है। कौन? विश्लेषण। तो संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। जो बात हमने भली प्रकार से जानी है, तो संश्लेषण उस ज्ञान को निश्चित करेगा। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में कराकर फिर उसके विविध अंगों की व्याख्या व विश्लेषण द्वारा उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर हमें निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। शिक्षण में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्लेषण के द्वारा हमें भली भांति किसी बात को समझने का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी उसके बारे में हम जानते हैं। और संश्लेषण उस ज्ञान को क्या करता है? निश्चित करता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि हमें राजस्थान के विभिन्न जिलों की जानकारी देनी है, तो सबसे पहले हमें राजस्थान के बारे में बताना होगा, उसके बाद उसके जिलों की स्थिति विशेषताओं की जानकारी करानी होगी, और अंत में हमें पुनः उनके जिलों, उनकी विशेषताओं, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी को समेकित यानी इकट्ठा करते हुए हमें राजस्थान की पुनः जानकारी देनी होती है। ये होता है संश्लेषण और विश्लेषण में। अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। अनुभूत ज्ञान वह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण या अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। उसके इस अपूर्ण व अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक बनाने के लिए उसे तर्कयुक्त बनाना बहुत जरूरी है, तभी वह ज्ञान स्थायी रहेगा, यह वास्तविक रहेगा। अतः शिक्षकों को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विविध विधियों, सामग्रियों के प्रयोग द्वारा तर्कयुक्त व युक्तियुक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखें, सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, बालक उसे देखता है। गर्मी के बाद बारिश, जाड़ा इत्यादि, सर्दी में कोहरा भी वह देखता है, बरसात में जोरदार बारिश भी वह देखता है, परंतु ऐसा क्यों होता है ये सब बातें उसे पता नहीं होती है, इससे वह नहीं समझ पाता। अतः शिक्षक को कारण सहित व उदाहरण, टीएलएम आदि के माध्यम से बच्चे की जो जिज्ञासा है उनका समाधान करना चाहिए, जिससे वह अनुभव जन्य ज्ञान युक्ति युक्त बन सके। अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। बार बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रियों के विकास व अनुभव के साथ उसके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आती है। प्रारंभ में बच्चे को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार गलत भी साबित हो जाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि उनके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे एवं गलत जो धारणाएं, जो जानकारियां हैं बच्चे के पास में, उनमें सुधार करे। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो किसी देश, प्रदेश, प्रमुख स्थल व वहाँ की विशेषताओं से संबंधित छात्रों को अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, चित्र, मॉडल, चार्ट व उदाहरणों के माध्यम से निश्चित व स्पष्ट कर सकता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। कई बार एग्जाम्स में चर्चा हुई है। इस शिक्षण सूत्र की अध्यापक को छात्रों के सामने सबसे पहले प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। यानी अध्यापक जब पढ़ाना शुरू करता है तो सबसे पहले उस प्रकरण से संबंधित उसे क्या करना है? एग्जाम्पल प्रस्तुत करने हैं। उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करना चाहिए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह शिक्षण सूत्र बालकों को निरीक्षण, प्रशिक्षण, विचार, चिंतन आदि के अवसर प्रदान करता है। अतः इसमें बच्चे रुचिपूर्ण सीखते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। विज्ञान, गणित तथा व्याकरण शिक्षण के लिए यह शिक्षण बहुत उपयोगी माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाते समय पहले इनके एक से अधिक उदाहरण हमें प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उन्हीं उदाहरणों को समेकित करते हुए इनकी परिभाषा को स्पष्ट करना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर। छात्र पहले मूर्त यानी स्थूल वस्तुओं से परिचित होता है, उनके बारे में जानता है, फिर इसके बाद वह उससे संबंधित सूक्ष्म और अमूर्त विचारों को ग्रहण करता है। मूर्त तथ्य सरल
वस्तुनिष्ठ और बोधगम्य होते हैं, जबकि अमूर्त तथ्य काल्पनिक, कठिन, जटिल, भ्रामक होते हैं। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। मूर्त तथ्य क्या होते हैं? सरल, वस्तुनिष्ठ और बोधगम्य। लेकिन अमूर्त क्या होते हैं? काल्पनिक, कठिन और जटिल, भ्रामक भी होते हैं। शिक्षा शुरू करने से पहले छात्रों को पहले मूर्त स्थूल पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उसे अमूर्त सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। यह शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त की ओर कार्य करता है। आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र। आगमन विधि प्रारंभ में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आगमन विधि में क्या होता है? छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर नियमों को निकाला जाता है, जबकि निगमन में इसके विपरीत होता है। दोनों शिक्षण सूत्र किस प्रकार कार्य करते हैं? आगमन से निगमन की ओर और निगमन से आगमन की ओर, दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इनकी चर्चा बार बार एग्जाम्स में हुई है। आगमन विधि में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियमों को निकाला जाता है, यानी पहले उदाहरण प्रस्तुत होंगे फिर नियम निकाले जाएंगे। निगमन में इसके विपरीत होता है, पहले क्या होगा? नियमों को बताया जाएगा, फिर उदाहरणों की व्याख्या की जाएगी। बाद में उदाहरणों की सहायता से उन नियमों की सत्यता परखी जाती है। आगमन नए ज्ञान की खोज में सहायक होता है। नए ज्ञान की खोज में कौन सहायक होता है? कौन सा शिक्षण सूत्र? आगमन। जबकि निगमन इन खोजों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। एक उत्तम शिक्षक अपना शिक्षण आगमन से प्रारंभ करता है और निगमन में समाप्त करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक अच्छा जो शिक्षक है उसका शिक्षण कार्य कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत किस प्रकार होता है? वो आगमन से प्रारंभ होता है और निगमन पर समाप्त होता है, क्योंकि वह बच्चों के सामने सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करे, उसके बाद में वह नियमों की व्याख्या करे, ताकि उसका ज्ञान स्थायी बना रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें।